आपके अकॉर्डिंग बायोप्सी सेफ और नॉट? बायोप्सी इज प्रूवन टू बी सेफ सिंस मेनी ईयर, मतलब अभी की बात नहीं, पिछले 50 सालों से बायोप्सी बीन प्रूवन। क्या ब्रेस्ट कैंसर का मेन ट्रीटमेंट सर्जरी है? ब्रेस्ट कैंसर एक मोस्ट स्टडीड, सबसे ज्यादा आधुनिक ट्रीटमेंट ऑप्शन अभी फिलहाल ब्रेस्ट कैंसर का। ब्रेस्ट कैंसर की ऐसी कीमोथेरेपी है अभी जिससे अगर हम ऑपरेशन के पहले कई बार पहले शुरू में हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। क्या रोबोटिक सर्जरी का बेहतर इफेक्ट होता है? रोबोटिक सर्जरी आजकल की सबसे बड़ी न्यू इन्वेंशन मानी जा रही है। रोबोटिक सर्जरी में एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि रोबोट ऑपरेशन नहीं करता है। मैं यहाँ बैठी हूँ, रोबोट वहाँ पेशेंट के पास है, पर मैं यहाँ बैठ के उसको कंट्रोल करूँ, जैसे आप कोई वीडियो गेम में कोई गेम खेलते हैं कि जैसे टारगेटेड थेरेपी अभी आपने बता दिया, इम्यूनोथेरेपी और डेंड्रिटिक सेल थेरेपी, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो मैंने, मतलब डेंड्रिटिक सेल इम्यूनोथेरेपी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, डेंड्रिटिक सेल थेरेपी यूजुअली लोगों ने नहीं सुना होगा। तो इसका क्या रोल है ब्रेस्ट कैंसर में? डेंड्रिटिक सेल थेरेपी इज एन एड ऑन। अगेन आप स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लेंगे, उसके साथ में जब अगर डेंड्रिटिक सेल, वो आपकी इम्यून सेल जो आपकी इम्यूनिटी है उनको कैंसर सेल ढूंढने में और हेल्प करती है। हाँ, और चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है, मतलब बहुत रेयर, सारी तो नहीं हुआ लेकिन बहुत रेयर होता है, जिनको बिफोर चाइल्ड बर्थ या ये कहें कि चाइल्ड बर्थ से पहले ही डिटेक्ट होता है कैंसर। अब वो लेडी प्रेग्नेंट है, उनको डिटेक्ट भी हो गया ब्रेस्ट कैंसर, देन उस केस में हमारे पास क्या सॉल्यूशंस है? उस केस में सॉल्यूशंस तो बहुत सारे हैं। अब कीमोथेरेपी यूजुअली हम स्टार्टिंग में नहीं दे पाते। ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, ये मैंने भावना में से भी पूछा था कि बायोप्सी से कैंसर बढ़ने, स्प्रेड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि बायोप्सी कराना मतलब रिस्क फ्री है, या उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, या अगर मान लीजिए, मतलब इसमें बहुत सारे या है, तो आपके अकॉर्डिंग बायोप्सी सेफ और नॉट? बायोप्सी इज प्रूवन टू बी सेफ सिंस मेनी ईयर, मतलब ये अभी की बात नहीं, पिछले 50 सालों से बायोप्सी बीन प्रूवन टू बी सेफ। अब इसको हमने जस्टिफाई और ज्यादा टेस्ट हुए इसके ऊपर, बता रहे हो आपको। ब्लड टेस्ट अभी जो नेक्स्ट आप 10-15 ईयर्स में देखेंगे, मेनी कैंसर विल बी डायग्नोज्ड बाय ब्लड टेस्ट। ओके, तो बायोप्सी के पहले ही आपके ब्लड में ऑलरेडी कैंसर के डीएनए होते हैं, ये अभी स्टडीज आ रही है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बायोप्सी करने के बाद वो ब्लड में जाता है, तो ऐसा नहीं है। कैंसर हमेशा ऑलरेडी थोड़े बहुत उसके जो डीएनए थे या फिर जो सेल्स है वो शेड ब्लड में होते हैं, और अब टेस्ट वो आ रहे हैं कि ब्लड से डिटेक्ट हो रहा है। तो बायोप्सी और आपका बढ़ा नहीं सकता है कि ऑलरेडी जो चीजें ब्लड से डिटेक्ट हो रही, मतलब वो कुछ चांसेस नहीं है कि बायोप्सी से कहीं और फैल जाएगी। बट बायोप्सी कैन हेल्प यू टू फाइंड आउट कि ये कैंसर है कि नहीं है, आपको ट्रीटमेंट लेना है कि नहीं लेना है। शादी गांठ है तो आप 2-4 महीना भी बोलोगे मेरे को अभी नहीं करवाना है, ट्रीटमेंट इज ओके। और अगर उसमें कैंसर आया तो आप 2-4 महीना सोचोगे मैं घर में बैठी हूँ, तब तक आपकी बीमारी फैल गई, आपकी लाइफ जीने की अपने खुद ही अपने हाथों से अपनी लाइफ कम करती है। मतलब अगर कैंसर आ गया फिर तो डे 1 से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अर्ली एज पॉसिबल, ऐसा नहीं कि आज ही और हो जाए, बट यस वी वांट कि आप उसमें साइकिल में आ जाइए कि आप टेस्ट नेक्स्ट होंगे, जो भी होगा आगे का ट्रीटमेंट होगा उसमें आ जाइए। अच्छा, इसकी ब्रेस्ट कैंसर की कितनी स्टेज होती है और ये स्टेजिंग कैसे की जाती है? सो ऑल कैंसर्स, नॉट ओनली ब्रेस्ट, 4 स्टेज होती है। यूजुअली फर्स्ट और सेकंड स्टेज को हम अर्ली कैंसर कहते हैं। अर्ली कैंसर में क्योर बोले या फिर ऑलमोस्ट नियरली 99 to 100% चांसेस कैंसर वापस नहीं आएगा, वो कह सकते हैं। स्टेज 3, स्टेज 4 मतलब बीमारी ऑलरेडी आपकी प्राइमरी एरिया, जो भी एरिया में ब्रेस्ट में कैंसर है वहां से फैल के बगल में आ गई है, चेस्ट की हड्डी के पीछे ग्लैंड्स होती है वहां आ गई, या फिर पूरे लंग्स में या बॉडी में बोन्स में फैल चुकी है। तो स्टेज 1 इज सिर्फ ब्रेस्ट में, स्टेज 2 इज यूजुअली बगल में थोड़ी बहुत स्प्रेड होना, इनिशियल स्टेजेस होते हैं। स्टेज 3 है कि काफी ज्यादा गर्दन की तरफ और इधर आ जाती है। 4 में बाकी बॉडी में बाकी। मतलब कि अगर सेकंड स्टेज से ऊपर गई है, इट्स मीन वो आपके बॉडी ऑर्गन्स में फैलने लगी। हाँ, लोकली उस एरिया में फैलना शुरू करती है। तो मैम अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। श्योर। तो क्या ब्रेस्ट कैंसर का मेन ट्रीटमेंट सर्जरी है? ब्रेस्ट कैंसर एक मोस्ट स्टडीड, सबसे ज्यादा आधुनिक ट्रीटमेंट ऑप्शन अभी फिलहाल ब्रेस्ट कैंसर में। ब्रेस्ट कैंसर की ऐसी कीमोथेरेपी है अभी जिससे अगर हम ऑपरेशन के पहले कई बार पहले शुरू में हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, तो गार्ड गायब हो जाती है आपकी, ना कोई पेट स्कैन पे दिखेगी ना कोई स्कैन पे गार्ड दिखती है, जीरो। हाँ।
सो एडवांसेस इतने हो चुके हैं ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में, हर पेशेंट में डायरेक्ट सर्जरी नहीं होती है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डायरेक्ट सर्जरी करनी है। हमारे पास पेशेंट जो आते हैं, कई बार ऐसा है कि बाहर किसी ने कह दिया, ऑन्को सर्जन या जो भी है, कैंसर स्पेशलिस्ट, हमारी अलग ट्रेनिंग हुई, रिसेंट डेटा हमें पता है जो वर्ल्ड वाइड क्या कर रहे हैं लोग दुनिया में, तो लोग डायरेक्टली ऑपरेशन करवाते। अब इसमें दिक्कत क्या है, ब्रेस्ट कैंसर के मेन 4 टाइप होते हैं, 4 में से 2 टाइप ऐसे हैं जिसमें पहले कीमो लगनी चाहिए। तो विदाउट आइडेंटिफाई करना कि आपकी टाइप कौन सी, आपने सर्जरी करवा ली तो आपका जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन था वो उधर ही खत्म हो गया कि आपको पहले कीमो मिल रही थी। तो कई बार पहले कीमो देते हैं, कई बार सर्जरी पहले होती है। सो वो आपके कैंसर टाइप पे डिपेंड करता है, ना ही कि ब्रेस्ट कैंसर है तो मैं डायरेक्टली ये करूंगी। ओके, बट सर्जरी इज अ गुड ऑप्शन। सर्जरी इज अ गुड ऑप्शन, सर्जरी होना ही है, पर इट्स लाइक 1 2 3 या 2 1 3। ओके, कीमो सर्जरी रेडिएशन या सर्जरी कीमो रेडिएशन, तीनों ट्रीटमेंट यूजुअली लगते हैं। 2 तो लगना ही है, कीमो और सर्जरी जनरली 90%। राइट। अच्छा, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी और मेस्टेक्टोमी में क्या फर्क होता है? सो ब्रेस्ट कंजर्विंग मतलब हम ब्रेस्ट बचाते हैं। अब ब्रेस्ट बचाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बाकी की ब्रेस्ट में कैंसर रह जाएगा। तो जो आपकी गांठ है, कोई भी कैंसर का ऑपरेशन, जो गांठ है उसको बिना टच करे होता है। 1-1 सेंटीमीटर दूर पूरी बीमारी ऐसे निकलती। अगर आपकी गांठ इतनी बड़ी नहीं है, आपने इनिशियल स्टेज में पकड़ ली है, जब छोटी थी, तो हम जो उतना ट्यूमर जब निकालते हैं विद थोड़ा नॉर्मल टिश्यू, तो बाकी की ब्रेस्ट का आपका शेप नॉर्मल होता है, या जो भी बाकी ब्रेस्ट एडिक्वेट है, तो हम बाकी की ब्रेस्ट को सिर्फ रेडिएशन से कवर कर सकते हैं। मैस्टेक्टमी जो आपने वर्ड यूज किया, वो पूरी ब्रेस्ट निकालना है। जो जनरली लोगों के मन में ये धारणा है कि मैस्टेक्टमी से ब्रेस्ट कैंसर वापस नहीं आएगा, पूरी निकाल दो तो वापस नहीं आएगा। ऐसा नहीं, वापस आना है तो हड्डी में आ सकता है, लिवर में आ सकता है, दूसरी ब्रेस्ट में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। राइट। आपकी इच्छा हो, इन सर्टेन केसेस गांठ छोटी है तो हम ये ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी, इस सर्जरी और फिर रेडिएशन देते हैं बाकी की ब्रेस्ट में ताकि बीमारी ना हो। ओके, क्या रोबोटिक सर्जरी का बेहतर इफेक्ट होता है? रोबोटिक सर्जरी आजकल की सबसे बड़ी न्यू इन्वेंशन मानी जा रही है। राइट। रोबोटिक सर्जरी में एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि रोबोट ऑपरेशन नहीं करता है। मैं यहाँ बैठी हूँ, रोबोट वहाँ पेशेंट के पास है, पर मैं यहाँ बैठ के उसको कंट्रोल करूँ। जैसे आप कोई वीडियो गेम या कोई गेम खेलते हैं कि ऑटोनॉमस नहीं है, वो खुद नहीं करेगा, तो हम कंट्रोल करते हैं। रोबोटिक सर्जरी में बेनिफिट ये है कि हाँ, आपका विजन बेटर होता है, बहुत सारी चीजें बेटर होती है। ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ज्यादा रोल नहीं आया क्योंकि ये सरफेस सर्जरी है। रोबोटिक सर्जरी का मेन रोल है पेट के अंदर या अंदर की तरफ, जहाँ बड़ा कट नहीं लगना है। ब्रेस्ट कैंसर में यूजुअली ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। सरफेस सर्जरी तो पेन और ये सब इजी हो जाता है। रिजल्ट्स आर नॉट डिफरेंट इन ब्रेस्ट कैंसर। ओके, मतलब चाहे हम नॉर्मल सर्जरी कराएं या रोबोटिक सर्जरी कराएं, रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट द सेम। हाँ, स्कार में कुछ फर्क हो सकता है अगर आप ब्रेस्ट कंजर्वेशन करा रहे, अगर आप पूरी ब्रेस्ट निकलवा रहे तो कोई डिफरेंस नहीं। राइट। अच्छा, सर्जरी के बाद कीमो, रेडिएशन, ये सब चीजें, और या टारगेटेड थेरेपी भी मैंने वर्ड सुना हुआ है। टारगेटेड थेरेपी का क्या रोल रहता है? टारगेटेड थेरेपी सिंपल बात है, टारगेट। सो आपने कुछ टेस्ट जो आपके बीमारी के ऊपर है, ट्यूमर के ऊपर, कैंसर के ऊपर आइडेंटिफाई कर ले कि आप में तो ये वाला टारगेट, तो हम डायरेक्टली, इट्स लाइक आप एरो खेलते होंगे तो हमें पता है कहाँ पे प्रॉब्लम है, वहीं पे जाके वो हिट करती है। तो टारगेटेड कीमोथेरेपी में साइड इफेक्ट कम होंगे, बाल जाने की रिस्क कम होती है, सारी चीजें कम होती है। पर टारगेटेड थेरेपी इज ओनली जिनमें टारगेट हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं। कुछ कैंसर में टारगेट नहीं है फिलहाल, ब्रेस्ट कैंसर के टाइप में कुछ टाइप्स में टारगेट है। तो कुछ इतने एडवांस्ड है, जैसे हम ट्रास्टुज़ुमैब एक ड्रग है जो आई थिंक फर्स्ट इम्यूनोथेरेपी ड्रग स्टडी हुई थी सारे कैंसर में, जिसमें अगर ये आपका पॉजिटिव है और आपने दवाई ले ली तो आपके 99% सारे कैंसर सेल्स आर डेड विदाउट और मिनिमम साइड इफेक्ट के साथ। ओके, सो ब्रेस्ट कैंसर में इतना एडवांसमेंट है मतलब, और वो परमानेंटली रिजॉल्व, चाहे वो किसी भी स्टेज का कैंसर हो। थोड़ी बहुत रिस्क वापस आने की रहेगी, बट वंडरफुल। इवन स्टेज 4 जो बीमारी हम कहते हैं यूजुअली ज्यादा आपकी लाइफ नहीं है, बहुत खराब बीमारी, उनमें भी कई बार बहुत अच्छे इफेक्ट, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। अच्छा, अगर हम बात का यूज कर रहे हैं टारगेटेड, मतलब कि क्या मैं उसको थोड़ा सा जस्टिफाई करना चाहूंगा कि हम उस पर क्या टारगेट करते हैं, मतलब क्या कोई जीन्स होते हैं या डिसीज का टाइप होता है, क्या चीज हम उसमें रिसेप्टर्स होते हैं। इट्स लाइक
बटन्स आप समझ लीजिए, कुछ स्पेसिफिक बटन्स हमने आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाला है, और उस स्विच को दबाने के लिए एक स्पेसिफिक ड्रग जिससे वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बेसिकली क्या, हर कैंसर सेल पे अगर वो टारगेट है हमने आइडेंटिफाई, तो हर एक पे वो जाके वो टारगेट को डिस्ट्रॉय करके वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बेसिकली ये है टैबलेट कीमोथेरेपी भी इस टारगेटेड थेरेपी। कीमोथेरेपी गोली के रूप में है, कीमोथेरेपी टारगेटेड इंजेक्शन के रूप में है। तो ये बहुत सारे एडवांसमेंट है, पर ये कैंसर के पार्ट ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट है। टारगेटेड थेरेपी सिंगल हैंडेडली अकेले पूरा डिजीज क्लियर नहीं कर सकती, विद कीमोथेरेपी या विद सर्जरी मिक्स होती है साथ में, तब यू गेट द बेस्ट रिजल्ट। सबसे बेस्ट रिजल्ट के लिए उसमें हम उसको इंक्लूड कर देते हैं, उसमें इंक्लूड करते हैं, तो और पावरफुल आप डैमेज दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे टारगेटेड थेरेपी अभी आपने बता दिया, इम्यूनोथेरेपी और डेंड्रिटिक सेल थेरेपी, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो मैंने, मतलब डेंड्रिटिक सेल इम्यूनोथेरेपी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, डेंड्रिटिक सेल थेरेपी यूजुअली लोगों ने नहीं सुना होगा। तो इसका क्या रोल है ब्रेस्ट कैंसर में? डेंड्रिटिक सेल थेरेपी इज एन एड ऑन। अगेन आप स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लेंगे, उसके साथ में जब अगर डेंड्रिटिक सेल, वो आपकी इम्यून सेल जो आपकी इम्यूनिटी है उनको कैंसर सेल ढूंढने में और हेल्प करती है। हाँ, और जिससे वो और इजीली टारगेट होकर डिस्ट्रॉय हो पाते हैं। बेसिकली आपकी इम्यून कैंसर सेल हमारे शरीर से ही बनते हैं। इन्फेक्शन और कैंसर में यही फर्क है, इन्फेक्शन बाहर से एक एलियन समझ रहे आपके बीच में रह रहा है तो आपको दिख जाएगा, बट आपके ही बीच में कोई खराब या फिर कोई मर्डर कोई है तो आप जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, कैंसर में हमारे ही सेल अब नॉर्मल होके अब नॉर्मल बिहेव करने लग जाते हैं। तो इम्यून सिस्टम हमारा जल्दी से अपने सिमिलर सेल्स में ढूंढ नहीं पाता है कि ये अब नॉर्मल है। तो डेंड्राइटिक सेल थेरेपी विल हेल्प द इम्यूनोथेरेपी, मतलब अपने इम्यून सिस्टम को जाके उसको ढूंढ के उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। So it is a very good therapy. It comes at a cost, but definitely अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ये पुट अप कर सकते हैं क्या मैं ले सकता हूँ, नहीं लेना चाहिए। और ब्रेस्ट कैंसर में डेफिनेटली हेल्प करता है, मोस्ट कैंसर में हेल्प करता है, बट देन पार्ट मतलब आपका मेन ट्रीटमेंट के बाद आएगा। अच्छा मैम, एक ना यहाँ आप छोटा सा टॉपिक, क्योंकि हर आदमी सोचता है ब्रेस्ट कैंसर मतलब लेडीज को कैंसर हुआ है, लेकिन यहाँ मेल्स के भी तो ऑर्गन्स होते हैं। तो मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर या चेस्ट कैंसर के होने की कितनी पॉसिबिलिटीज होती है? 1% से भी कम है, मतलब 100 फीमेल्स अगर 100 ब्रेस्ट कैंसर में 0.5 to 1% मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। ओके, सिम्टम सेम ही है, गांठ होती है, लंप होता है, निप्पल के आसपास ही होता है कि उनमें कोई बड़ी ब्रेस्ट की कोई टिश्यू नहीं रहता है, और वो गांठ ही बढ़ती जाती है। कई बार स्किन उनके क्या ज्यादा टिश्यू नहीं होता है तो स्किन में जल्दी से गांठ दिख जाती है। तो जनरली मेल के कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर जल्दी पता चलते हैं क्योंकि टिश्यू ही इतना कम है कि गांठ जल्दी समझ में आ जाती है। राइट। अच्छा, जो सेट ऑफ प्रोटोकॉल रहता है, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटोकॉल रहता है, वो सेम रहता है, रेजिम सेम रहती है, एवरीथिंग इज सेम, मतलब क्योंकि कैंसर बाय टाइप डिसाइड होता है। Okay. ब्लड है, लिवर है, ब्रेस्ट है, जो भी है, तो इट इज बाय टाइप। बस एक ही है, कुछ टाइप के हार्मोन्स जो रिसेप्टर्स मैं कह रही थी वो मेल्स में जनरली नहीं पाए जाते, तो कुछ टारगेटेड थेरेपी यूजुअली बहुत कम केसेस में पॉजिटिव आती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं जैसे फीमेल्स का आपने चेक करने का तरीका बताया, तो क्या ये चेक करने का तरीका मेल्स में भी सिमिलर रहता है? सिमिलर ही रहता है, बस एक ही है, उनको तो एक ही बार में समझ में आ जाता है, भी हल्का सा ही टेस्ट करना रहता है, और मेल्स में बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। फीमेल्स में जैसे सबसे कॉमन कैंसर अब ब्रेस्ट कैंसर, पहले सर्वाइकल कैंसर था, अब ब्रेस्ट आ गया। मेल्स में सबसे ज्यादा कैंसर एटलीस्ट हमारे यहाँ फिलहाल इंडिया में मुंह के कैंसर, उनके लिए मुंह की स्क्रीनिंग करना ज्यादा जरूरी है। राइट। अच्छा मैम, एक चीज और बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है, मतलब बहुत रेयर, सारी तो नहीं हुआ लेकिन बहुत रेयर होता है, जिनको बिफोर चाइल्ड बर्थ या ये कहें कि चाइल्ड बर्थ से पहले ही डिटेक्ट होता है कैंसर। अब वो लेडी प्रेग्नेंट है, उनको डिटेक्ट भी हो गया ब्रेस्ट कैंसर, देन उस केस में हमारे पास क्या सॉल्यूशंस है? उस केस में सॉल्यूशंस तो बहुत सारे हैं। अब कीमोथेरेपी यूजुअली हम स्टार्टिंग में नहीं दे पाते हैं, इस केसेस में सर्जरी हो सकती है। बहुत प्रेग्नेंट फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हो सकती है, सर्जरी इज ऑलवेज देयर एज एन ऑप्शन। कीमोथेरेपी यूजुअली लास्ट ट्राइमेस्टर, मतलब जब बच्चे की पूरी ग्रोथ हो गई है। बेसिकली कीमोथेरेपी जो है वो फास्ट ग्रोइंग, क्योंकि कैंसर सेल जल्दी 2 के 4 के फास्ट बढ़ते हैं, तो उनको टारगेट करती है। तो बच्चे के भी सेल्स बढ़ते रहते हैं, ऑर्गन बढ़ते, तो वो कीमोथेरेपी वहाँ टारगेट कर सकती है, तो सेफ नहीं मानी जाती है। सो बट सर्जरी इज ऑलवेज एन ऑप्शन।
थोड़ी रिस्क रहती है कि ड्यूरिंग सर्जरी कभी कभी लेबर या फिर इंड्यूस हो जाए, बट आजकल की आधुनिक मेडिसिन, एनेस्थीसिया जो ड्रग्स आई है, इट्स वेरी रेयर, तो सर्जरी इज एन ऑप्शन। रेडिएशन अगेन विथहोल्ड करते, तो कीमो और रेडिएशन थोड़ा हमको विथहोल्ड करना पड़ता है, बट एटलीस्ट सर्जिकल पार्ट तो हम कर सकते हैं। सर्जिकल पार्ट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, जैसे जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद उसे फीडिंग करानी है, लेकिन अगर सर्जरी कर दी तो फीड करने का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। यस, तो सर्जरी के एक ब्रेस्ट की सर्जरी होती है, सो यस, जब ड्रग्स आपकी बॉडी में, एनेस्थीसिया की ड्रग्स, तो उसको एक वेयर ऑफ टाइम होता है कि 7 दिन 10 दिन आपको निकलना, बट दूसरी ब्रेस्ट से कर सकते हैं। बट जनरली हम मना इसलिए करते हैं क्योंकि जो है मिल्क दूसरी ब्रेस्ट से भी अगर थोड़ा बहुत टिश्यू से आता है तो इन्फेक्ट करता है, फ्यूचर्स में से मिल्क आ जाता है। ओके, पेशेंट्स जैसे सर्जरी हो जाती है, तो मैंने बहुत सारी बार, एक मेरे परिचित हैं, उनकी वाइफ की ओवरी की भी सर्जरी हो चुकी है और दोनों ब्रेस्ट की भी सर्जरी हो चुकी है। नाउ शी इज ए हार्ट पेशेंट, तो हार्ट पेशेंट का इसका क्या रिस्क रहता है? क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि जिस साइड की सर्जरी हो चुकी है वो हार्ट भी उधर इस साइड है, तो कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जिसको वो फॉलो नहीं कर पा रहे, तो क्या ऐसा साइड इफेक्ट रहता है? ब्रेस्ट कैंसर में डायरेक्टली हार्ट का ये नहीं, बट कुछ कीमोथेरेपीज होती है जो थोड़ा बहुत हार्ट डैमेज का रिस्क रहता है। ओके। एंड सेकेंडली कई बार रेडिएशन जो होता है, अगर हमारे लेफ्ट साइड ब्रेस्ट का है तो रेडिएशन जब हम देते हैं तो थोड़ा वो हार्ट की तरफ आता है। ओके। तो ये पर रेडिएशन जो पहुंचने की बात है, ये बहुत पहले की मशीन्स पे था, अब मशीन्स में और डिलीगेट हो जाती है कि भाई इसके पीछे नहीं जाना है, तो 2 मिलीमीटर भी पीछे रेडिएशन नहीं आने देता है मशीन्स में, बट अदरवाइज एज सच कुछ बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। ओके। अच्छा, ब्रेस्ट की सर्जरी के बाद कॉस्मेटिक रिजल्ट्स ऑप्शंस अपने पास क्या क्या है? क्योंकि अगर यंग एज में हो गया और आज की डेट में लेडीज को ये रहता है कि कुछ कॉस्मेटिक इश्यूज रहते हैं, तो उस केस में क्या ऑप्शंस हैं? ब्रेस्ट की सर्जरी के टाइम पे रिकंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज एन ऑप्शन। ओके। भले आप पूरी ब्रेस्ट निकाल रहे हो या फिर आप सिर्फ लंप, जो मैंने कहा ब्रेस्ट कंजर्वेशन कर रहे हो, उसमें भी फ्लैप हो जाता है। मोस्ट कॉमन टेक्निक्स 2 है, एक होता है हम पीछे की मसल लेते हैं, बैक की मसल लेके आगे घुमा के ब्रेस्ट में लगाते हैं। दूसरा होता है फ्री फ्लैप टमी टक, बेसिकली टमी का ही फैट लेके हम ब्रेस्ट में लगा सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी होती है ड्यूरिंग द सेम पॉइंट, जब आपकी बीमारी निकाल के तुरंत प्लास्टिक सर्जन आके सेम टाइम हो जाती है। तो लोगों को जो ये लगता है कि अभी तो निकाल दो बाद में देखा जाएगा, ये सी जरूरत नहीं है। अब टेक्निक्स बदल गई है, रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बस सर्जरी थोड़ी लंबी होती है। बट एब्सोल्युटली किसी को भी लगता है कि मुझे ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन चाहिए तो ये पॉसिबल है ऑप्शन। आप अपने डॉक्टर को मिलिए और बताइए कि मुझे रिकंस्ट्रक्शन चाहिए, तो हो जाता है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, जस्ट इस क्वेश्चन से पहले मुझे पूछना चाहिए था, आज की डेट में क्या केवल टैबलेट्स के थ्रू हम इस मतलब कीमो टैबलेट्स के थ्रू हो जाती है, या ये कहें कि ये ट्रीटमेंट खाली टैबलेट्स के थ्रू हो सकता है? कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में मेन पार्ट जो होता है अर्ली कैंसर जो है, जिसमें हम बीमारी को पूरी तरह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और एक आता है जो बीमारी फैल चुकी है स्टेज 4, जिसमें हम पेशेंट की लाइफ बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि बीमारी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो सकती। स्टेज 4 में ऑपरेशन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन हम तभी कर जब बीमारी एक जगह अनेक जगह हो, तो ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं है। तो स्टेज 4 में कीमोथेरेपी वर्सेस अभी ओरल टैबलेट थेरेपी ये चल रहा है। कई कैंसर में हमें अगर वो टारगेट मिल गया तो हम टैबलेट थेरेपी से ही उनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वो कीमोथेरेपी और मतलब जो प्रॉपर इंजेक्टेबल होती है। सेकेंड पार्ट आता है अर्ली कैंसर में भी टैबलेट कीमोथेरेपी होती है, पर वो आपकी बीमारी का पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद वापस नहीं आई आपका ब्रेस्ट कैंसर। अब आप पूछोगे लास्ट में कि भाई अब मेरी रिस्क है कि नहीं, आपने तो पूरा ट्रीटमेंट ले लिया, तो तब हम ये टैबलेट 5 से 10 साल तक दे सकते हैं, जिससे बीमारी वापस आने की रिस्क बहुत कम हो जाती है। अगेन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे तो सब में। मतलब हम इस केस में यही कह सकते हैं, चाहे स्टेज 1 कैंसर हो या लास्ट 4th हो, कि हम 100% क्योर नहीं कहे जा सकते, चांसेस कम हो सकते हैं, बट 100% क्योर नहीं कहे जा सकते। 100% क्योर हम बहुत कम, एकदम अर्ली स्टेज 1 में भी एकदम अर्ली में यूज करते हैं। रीजन इज सिंपल, कैंसर हमारी बॉडी से आया है, हमारी ही बॉडी ने कोई 1-2 सेल अबनॉर्मल बना दिए हैं। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि हमारी बॉडी ये चीज एक बार करी है तो दूसरी बार नहीं कर सकती। कोई भी सेल अबनॉर्मल होके बढ़ सकता है। तो
2-3-4% ऐसे रिस्क रहती है। इवन स्टेज 1 में 99 कहते हैं हम, 100 थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 100 थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अच्छा मैम, सर्जरी के बाद यूजुअली कितना टाइम लगता है रिकवरी के लिए, और नॉर्मल लाइफ साइकिल रिकवरी प्लस जो नॉर्मल लाइफ साइकिल होता है उसमें कितना टाइम लग जाता है? सो अभी नया प्रोटोकॉल आया है, ईरास प्रोटोकॉल कहते हैं। ईरास, यस। इसमें मैक्सिमम कैंसर सर्जरीज में एक्सेप्ट फॉर फ्यू पेशेंट सेम डे उठ के बैठेगा शाम में। ओके। अगर पेट की सर्जरी नहीं हुई तो कुछ ना कुछ खाएगा एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग चलना शुरू। मेरे सारे पेशेंट फिक्स है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के चलना ही है, दैट इज नो क्वेश्चन। सो बाय द टाइम पेशेंट घर जाता है दूसरे या तीसरे दिन या चौथे दिन, पेशेंट एटलीस्ट नॉर्मल चल फिर सकता है, खुद बाथरूम जाएगा, खुद बैठ के खा सकता है। ये आज के प्रोटोकॉल और पहले के प्रोटोकॉल में बहुत फर्क आ गया। पहले 5-7 दिन कुछ नहीं, लेटे रहो, सिर्फ इंजेक्शन जाएंगे, ऊपर पंखे देखो, वो अब नहीं। अब ये है कि अप एंड अबाउट, बिकॉज हमारे पेन किलर्स बेटर हो गए, हमारी एनेस्थीसिया के ड्रग्स बेटर हो गए, स्टिचेस, रिकवरी, हर चीज बेटर हो गई। तो अब वैसा नहीं है, यू कैन बी अप एंड अबाउट, आप अपना नॉर्मल काम, इनफैक्ट 2 या 3 वीक्स के बाद अगर जिनको इच्छा है वो पार्ट टाइम जॉब पे भी जाते हैं। राइट। अच्छा मैम, फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी पे आगे, मतलब एक तो ये हो गया कि हमारा उस ट्रीटमेंट का टाइम हो गया, ट्रीटमेंट के बाद फर्टिलिटी और ब्रेस्ट फीडिंग में इसका क्या साइड इफेक्ट रहता है? ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने कहा कि 10 साल पहले होती है हमारे बीमारियां, तो 35-40 या अर्ली 30s में भी देखी गई है। तो वैसे टाइम पे फर्टिलिटी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होता है जब पेशेंट आता है कि आपकी फैमिली कंप्लीट हुई है कि नहीं। अगर फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है तो ऑप्शन एक होता है oocyte प्रिजर्वेशन होता है, या फिर फर्टिलाइज्ड एग प्रिजर्वेशन ऑप्शन होता है, तो हम फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। अगेन कीमोथेरेपी का एक ये प्रॉब्लम है कि वो फर्टिलाइजेशन अफेक्ट करती है, आपकी रिप्रोडक्शन रेट कम कर देती है। कुछ इंजेक्शन देके हम टेम्पररी ओवरीज को शट डाउन करते हैं ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, ताकि मिनिमम साइड इफेक्ट ओवरीज तक पहुंचे और आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव रहे या आफ्टर कीमोथेरेपी वापस नॉर्मल हो पाए। बट यस, जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं उनको ये चीजें पहले ही डिस्कस करनी पड़ती है अगर दे आर प्लानिंग फॉर किड्स इन फ्यूचर। सेकेंड, आपका जो पार्ट क्वेश्चन आफ्टर ट्रीटमेंट क्या है, मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया है, मैंने तब कुछ ये नहीं किया है, तो यस, आफ्टर ट्रीटमेंट कई बार फर्टिलिटी इज अ प्रॉब्लम। सो दिस हैज टू बी डिस्कस्ड फर्स्ट। जब आपका डायग्नोसिस होता है तभी आपको अपनी फैमिली प्लानिंग मेरे क्या है क्या नहीं, इट हैज टू बी डिस्कस्ड। कि आफ्टर दैट थोड़ी बहुत ऑप्शंस है, बट फिर देन वो सब वो होते हैं कि फ्रीज एग आपके हुए नहीं है, तो उसके बाद आपके सोनोग्राफी में देखते हैं कितने एग्स है और उसके हिसाब से फर्टिलाइजेशन इन विट्रो जो कहते हैं हम, वो करने पड़ते हैं। राइट।